हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? होप्स हो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वह है प्रागैतिहासिक हिमाचल का विस्तार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता। बैरल ने सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि मध्य उषाकालीन युग के लगभग अंत के 10 लाख वर्ष पहले मानव और हिमालय एक साथ ही अस्तित्व में आए। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के मतानुसार आदि मानव पंजाब और शिवालिक पर्वत की ऊंची भूमि पर विकसित हुआ होगा। मानव जीवन का अस्तित्व उन गोल गोल पत्थर के टुकड़ों की प्राप्ति से प्रमाणित होता है जो शिवालिक की पहाड़ियों में प्रथम आंतरिक हिम युग और द्वितीय हिमपात युग के प्रारंभ के समय के पाए जाते हैं। हड्डियाँ उत्तरी हिमालय में काफ़ी मात्रा में मिली है, अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ मानव का उद्भव हुआ होगा। नालागढ़ में ओलफ प्रूफर ने 1951 में सतलुज की सहायक नदी सिरसा के हिमालयोत्तर पहाड़ी पर जब खुदाई की तो वहाँ के औजार गोल पत्थर के बने मिले हैं। 1955 में बीबी लाल यानी कि ब्रजवासी लाल ने कांगड़ा की ब्यास और बनगंगा की तलहटियों में आदिमानव काल के औजार प्राप्त किए। उन्होंने गुलेर, हरिपुर और ऐसे ही 5 अन्य स्थान देखे। 2 पत्थर की हथ कुठारें ऐसी थी जो मद्रास से प्राप्त कुठारों के आकार प्रकार की थी। डॉक्टर जी.सी. महापात्र ने उत्तर पाषाण काल के कोई 500 से अधिक अवशेष ढूंढे। इन अवशेषों में अधिकांश उत्तर पाषाणकालीन कुठार, चकमक की कतरनों के उपकरण आदि मिले हैं। श्री कृष्णा स्वामी तथा अमलेदु गुहा को भी सतलुज के बिलासपुर क्षेत्र में खोज करते समय ऐसे ही उपकरण प्राप्त हुए। 1974 में भारतीय भूवैज्ञानिक विकास के.पी.सी. खन्ना और दक्षिण कॉलेज के प्रोफेसर राव वी जोशी, डॉक्टर N.S. राजगुरु आदि ने सिरमौर जिला में मार्कंड नदी घाटी के सुकेती क्षेत्र में खोज करके आदि मानव के पत्थरों के उपकरण प्राप्त किए। ये उपकरण ऐसे ही हैं जैसे कि सिरसा सतलुज नदी घाटियों में पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, रोपड़ और कोटला निहंग खां रोपड़ में ताम्र युग से भी प्राचीनतम अर्थात नवपाषाण युग की सभ्यता के प्रमाण पाए जाते हैं। कोटला निहंग के अवशेषों से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ हड़प्पा संस्कृति के लोग रोपड़ की अपेक्षा पहले आकर बसे थे। यहीं से ये लोग शिवालिक पहाड़ियों के आंचल में होते हुए सरस्वती, यमुना नदियों की ओर बढ़े, जिसका पता इस भाग में मिले भूरे रंग के मिट्टी के चित्र बर्तनों से लगता है। वनस्पति विकास शास्त्री कहते हैं, गेहूँ सबसे पहले हिमाचल और हिंदू कुश की तलहटी में पंजाब के किसी स्थान पर उगाया गया था। देवदार का वृक्ष ऊंचे पहाड़ों पर होता है। हिमाचल से इतनी दूरी पर स्थित सिंधु तथा हड़प्पा सभ्यता के नगरों में देवदार की लकड़ी का पाया जाना इस बात का संकेत करता है कि इन नगरों का पर्वतीय प्रदेशों के साथ व्यापारिक संबंध था। सन 1964 में शिमला जिला की तहसील रोहड़ू में पब्बर नदी के किनारे चिड़गांव के लिए मोटर सड़क बनाते हुए जब एक खेत को 8-9 फुट नीचे खोदा गया तो उसकी तह से 8 × 8 × 3 आकार की ईंटों की प्राप्ति हुई। वहीं पर वर्षा होने के बाद कुछ खिलौने मिले। इन खिलौनों में 2 मिट्टी के बने हुए बैल और 2 बैलगाड़ी के पहिए हैं। बैल के खिलौनों का कंधा वैसा ही था जैसा इंडस सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। प्रामाणिक और ठोस सामग्री के आधार पर सिंधु सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक मानी गई है। हिमाचल में इस सभ्यता की समकालीन जातियां कोल, आदिम, आग्नेय या निषाद वंशी, किन्नर, नाग और खस थी। इनमें पहले यहाँ कौन थे, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कोल यहाँ के मूल निवासियों में से एक कहे जाते हैं और यह भी मत है कि इसी आदिम आग्नेय जाति ने नवपाषाण युगीन संस्कृति की नींव डाली। संभवतः पश्चिम हिमाचल में आज के कोली, हाली, डूम, चनाल, रेहड़, बाड़ी आदि नामों वाले लोग इस जाति में से ही है।
भारत के कुछ इतिहासकारों का मत है कि कोल लोग हिमाचल के उत्तर पूर्वी दर्रों से भारत आए थे। बाद में द्रविड़ों ने आकर उन्हें उपजाऊ प्रदेशों से भगाकर अपना अधिकार कर लिया और कोल लोगों ने जंगलों और पहाड़ों में भागकर शरण ली। इनकी भाषा के प्रभाव के चिन्ह नेपाल से लेकर कांगड़ा चंबा तक की पहाड़ी बोलियों में स्पष्ट और निश्चित रूप से पाए जाते हैं। किरात मंगोल एक दूसरी जाति के नाम का भी उल्लेख मिलता है जिसे किरात कहा जाता है। ये लोग कोल जाति के बाद आए। ये पूर्व की ओर से ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे किनारे आए। इन्होंने असम, भूटान, नेपाल में बड़ी बस्तियां बसाई और यह जाति हिमाचल के दक्षिणी क्षेत्र में हिमाचल होते हुए कश्मीर तक और उसके नीचे मोहनजोदड़ो तक फैल गई। यह जाति पशुपालक थी और इसमें जन व्यवस्था थी। सिंधु सभ्यता काल में ये जातियाँ जो है हिमाचल की तराइयों में यत्र तत्र बसती थी। ऋग्वैदिक ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें शिष्ण देव कहा, अर्थात लिंग को देवता मानकर पूजने वाले। यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में इस जाति का उल्लेख पर्वतीय गुफाओं के निवासियों के रूप में आया है। महाभारत में किरातों को हिमाचल के निवासी बताया गया है। मनु ने लिखा है कि ये लोग कर्म न करने से शूद्र हो गए हैं। हिमबान के इन किरातों की जानकारी महाकवि कालिदास 4वीं शताब्दी को भी थी। ये जो हिमबान के ये जो किरात थे इनकी जानकारी महाकवि कालिदास को भी थी। रघुवंश में रघु द्वारा किरातों को परास्त करने का उल्लेख किया गया है। किन्नर, किरात, नाग, खस जातियों की बात करें तो रघुवंश में ही किन्नरों का भी उल्लेख आता है। देखिए, रघुवंश में किरातों का उल्लेख भी आता है और किन्नरों का उल्लेख भी आता है। राहुल सांकृत्यायन के विचारों में किन्नरों और किरातों के पार्श्विक जो संबंध थे, संबंधों के बारे में ठीक से कुछ बताना आसान नहीं। राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि किन्नरों और किरातों के जो संबंध थे उनके बारे में ठीक से कुछ नहीं बताया जा सकता। किन्नरों का देश एक समय हिमाचल में गंगा के पठार से पश्चिम में सतलुज और चंद्रभागा के पठार पर फैला हुआ था और किरात गंगा के पठार के पूर्वी छोर को साथ समेटते हुए सारे नेपाल तक फैले थे। आज ये लोग चंबा में लाहौले, कुल्लू के मलाना, उत्तरी सतलुज के कनावर, माणानीति के मारछा, अस्कोट के राजकिरात आदि नामों से पुकारे जाते हैं। किन्नरों और किरातों के सजातीय बंधु संभवतः नाग भी थे। इस जाति के लोग हिमाचल की पहाड़ियों तथा मैदानों में हर जगह बसते थे। वे नागों अर्थात सर्पों और विशेषकर मणिधारी सर्पों की पूजा करते थे और नाग उनका कुल चिन्ह था। नागों का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। उस काल में उनके यमुना घाटी में रहने का वर्णन मिलता है। महाभारत से यह भी पता चलता है कि पांडुपुत्र अर्जुन ने हरिद्वार के नाग राजा वासुकी की उलोपी नामक नागकन्या से भी विवाह किया था। पुराणों में भी नाग राजाओं का वर्णन आता है। इनका राज्य मथुरा, विदिशा आदि स्थानों में 4वीं और 5वीं शताब्दी तक रहा है। अंत में गुप्त वंश ने इन्हें परास्त किया, जिसका पता प्रयाग के किले के भीतर अवस्थित सम्राट समुद्रगुप्त के स्तूप के लेख से मिलता है। किरातों की भांति हिमाचल में नागों को परास्त करने वाले खस ही थे। किन्नर, किरात और नौग जातियों के अतिरिक्त हिमाचल में जो सबसे शक्तिशाली जाति रही वह खस जाति थी। संस्कृत ग्रंथों में बुंडा को नरमेघ यज्ञ नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार उत्तरी भारत में दशहरे को आर्यों की दक्षिण देशीय द्रविड़ आदि जातियों पर विजय की स्मृति में मनाते हैं, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी बुंडे को खसों की नाग जाति पर विजय के रूप में मनाते हैं। खसों का यहाँ की आदि जातियों पर विजय का संकेत हमें कुल्लू के एक ऐतिहासिक स्थल निर्मण में मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली से भी मिलता है। खसों का वर्णन मनुस्मृति, महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। मनु ने खसों को क्षत्रिय से शूद्र होने का धार्मिक आदेश दिया है। द्रोण पर्व में खस जाति का दुर्योधन की ओर से लड़ने का संकेत भी मिलता है और वन पर्व के अनुसार जब पांड्य हिमालय की ओर जाने लगे तो उन्हें कुलिंद राज
सुबाहु का विशाल राज्य दिखाई दिया, जहाँ हाथी घोड़े बहुतायत में थे और सैकड़ों किरात, तंगण एवं कुलिंग आदि वन जातियों के लोग निवास करते थे। कुलिंदों के राजा सुबाहु को जब पता चला कि उनके राज्य में पांड्य आए हैं, तब वह अपने राज्य की सीमा पर जाकर उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ अपनी राजधानी ले गया। महाभारत में भी खसों द्वारा मध्य देश विजय का वर्णन भी मिलता है। पुराणों में भी खस जाति का उल्लेख आता है। वायु पुराण में कहा गया है कि खस एक जाति थी जिसे राजा सागर नष्ट करना चाहते थे, पर वशिष्ठ की कृपा से वह बच गई। विष्णु पुराण, कल्कि पुराण में भी इस जाति का वर्णन मिलता है। रोम के इतिहासकार प्लिनी 79 ईस्वी ने खसों के बारे में कहा है कि सिंधु और यमुना के बीच जंगलों में निवास करने वाली पहाड़ी जातियां खस और क्षत्रिय यानी कि खत्री हैं। उपयुक्त विवरण इस तथ्य को स्वीकार करता है कि खस जाति एक सजीव या तथा शक्तिशाली जाति थी। इनमें जात पात का कोई भेदभाव नहीं था। सामाजिक संगठन धर्मतंत्र के आधार पर था, जो लोकतंत्रीय भावनाओं से भी प्रभावित था और जो पंचायत के प्रकार की स्वशासन की प्रणाली थी। परंतु कुल देवता कुल का बंधन माना जाता था। कुल का वृद्ध पुरुष कुल देवता का प्रतिनिधि माना जाता था और वही सारे कुल का मुखिया भी होता था। आगे चलकर राज्य संघ बनाए गए, इन्हें मावी या मवाना कहते थे। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आगे भी हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।